सबसे पहले तो सूफी साहब सूफी हमीदुद्दीन साहब की दरगाह, जहाँ मैं कल भी हाजिर लगा गया था, ज़ियारत करके गया था। मैं उससे पहले भी कई बार मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ और मैं आपके बीच कोई नया नहीं, आप सबका स्नेह आशीर्वाद किसी न किसी रूप में मुझे हमेशा मिला, मेरे परिवार को मिला। और मेरे परिवार को कई बार मुस्लिम समाज ने, मेरे पिताजी को, मुझे कई बार वोट डाले और अब के मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा आप चाहते थे वही काम राजस्थान के अंदर हुआ और आरएलपी कांग्रेस का अलायंस हुआ और आप सबने जो ऐतिहासिक स्वागत का कार्यक्रम रखा। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि नागौर शहर जहां हम बैठे विकास के मामले में दूर है, कोसों दूर है। मैंने प्रयास किया, दिल्ली का पैसा नागौर के अंदर आया। आप देख रहे हैं सीसी सड़कें भी बन रही है, गोगराव का रोड भी बन रहा है, कुछ ठीक नहीं बना तो उसको तोड़वा के वापस बढ़ा रहे उस रोड को। आरओबी, फ्लाईओवर, नागौर में पुल, रेलवे स्टेशन का विस्तार। लेकिन नागौर का दरगाह से लेकर जो बीच का अपना इलाका है शहर का, वहां बहुत बड़े विकास की आवश्यकता है। मैं घूमता रहता हूं आपके बीच, पूरी सरकार तो हमारी कभी आई नहीं, लेकिन जब भी मौका लगता है तो मौके पे चौका लगा के काम करने का पूरा प्रयास मैं करता हूं। ये आप हमेशा देखते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सूफी साहब का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा जीवन के अंदर। ख्वाजा साहब के बाद बराबर की मान्यता पूरे देश से लोग ज़ियारत करने के लिए नागौर सूफी साहब के नाम से पूरे देश के अंदर जाना जाता है। जब वहां जाते हैं नागौर का नाम लेते हैं, निश्चित रूप से लोग कहते हैं सूफी साहब की दरगाह के अंदर ज़ियारत करने के लिए उस सन में गए थे, उस सन में गए थे। बहुत बड़ा गर्व हमें महसूस होता है। ये सूफी साहब की धरती है, लोक देवताओं की धरती है, जिन्होंने समय समय प्रत्येक समाज को आगे बढ़ाने का, प्रत्येक समाज में भाईचारा स्थापित करने का और प्रत्येक वर्ग पीड़ित शोषित को आगे लाने का इस जिले के तमाम लोगों ने प्रयास किया। और इस प्रयास का एक परिणाम है कि आज हम सब मिलके एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं और नागौर में नहीं, पूरे राजस्थान का मुसलमान हनुमान बेनीवाल का सम्मान करता है। वो ये चाहता है कि ऐसे मजबूत व्यक्ति को हम मदद करें। दुर्भाग्य से राजस्थान में पार्टियां बनी नहीं कभी। तीसरी पार्टी की परिकल्पना, बड़े से बड़े नेता हुए राजस्थान के नाम तो बहुत बाद में आए थे, लेकिन तीसरी पार्टी राजस्थान में नहीं बनी। और जिन प्रदेशों में तीसरी पार्टियां बनकर अगर वो सत्ता के अंदर आई तो बिना मुसलमानों के सत्ता तीसरी पार्टियों की देश के अंदर कहीं नहीं बनी। चाहे बिहार का उदाहरण देख लें, चाहे झारखंड का देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश का देख लें। और कांग्रेस का अगर 8 की तारीख में सबसे पक्का वोट है राजस्थान में। बाकी हमारे बोर्ड तो क्या डेपुटेशन में आते जाते रहते हैं। मैं आपको तो अब तो सारे अभी साथ है आपके नागौर के अंदर, लेकिन कई जगह चेंज हो जाते हैं। लेकिन मुस्लिम 100% और दलित, ये लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। इसलिए करते हैं कि आजादी के आंदोलन से लेके भारतीय जनता पार्टी तो 80 के अंदर आई थी, बहुत जूनियर पार्टी बीजेपी 80 में आई थी। और 80 के बाद जब बीजेपी बनी पहली बार तो 2 सीट आई, फिर धीरे धीरे ये करते रहे और इस तरह का वातावरण देश के अंदर पैदा किया। लेकिन अकेली भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के अंदर नहीं आती। उन्होंने एनडीए का सहारा लिया। एक बहुत बड़े जो क्षेत्रीय पार्टियां थी देश की, उन सबको साथ लेकर कुंभा बढ़ाया। फिर एक छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के लाए और जैसे काम हुआ उस पार्टी को धक्का मार के भगा दिया। लेकिन मुझे भगाया नहीं, मैं खुद तोड़ के आया था। आपको याद है, किसान तकलीफ में था, जवान तकलीफ के अंदर था, तब उत्तरी भारत के एक किसान के बेटे ने, जिसकी पार्टी देश के अंदर सबसे नई पार्टी थी, वो चाहता तो मोदी के साथ मंत्री बनकर सत्ता का आनंद ले सकता था। लेकिन मैंने कहा कि मेरे किसान भाई तकलीफ के अंदर है, जवान तकलीफ में, 1 मिनट के अंदर मोदी का साथ छोड़ा और 70 दिन सड़क पर बैठ के अगर संघर्ष किया
वो एकमात्र सांसद नागौर का था जिसे कहीं न कहीं आप हर तरीके से आशीर्वाद देते रहते, पार्टी देते रहते। जब बात सेना के अंदर जवानों की आई, जब सेना को ठेके पे दे दिया, तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर आवाज उठाई। और इस देश के अंदर अगर झंडे के साथ कोई आंदोलन में कूदा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, तैयार हो जाओ, आए दिल्ली की तरफ। और भाइयों, जो 25% अग्निवीर रख के 75 वापस भेजने की बात थी, डरी हुई मोदी सरकार ने 25 का 50 किया कि 50 सेना के अंदर रखेंगे और 50 वापस जाएंगे। और हमारे संघर्ष का परिणाम आप देखिए, कल रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि अग्निवीर पे वापस विचार करना। लड़ने वाला व्यक्ति एक ही है जो लड़ रहा है। और मेरी एक आदत है कि मैं बात पकड़ लेता हूं, उसको छोड़ता नहीं, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसे बीच में नहीं छोड़ा, उसको नया पार करवाता। और चाहे सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति, आप देख रहे हो मेरा आंदोलन को, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए आप देखो, जहां भी अन्याय होगा मान आगे खड़ा मिलेगा। सामने वाले मुलजिम चाहे मेरे समाज को चाहे दूसरे समाज को, उनको अंदर भिजवाऊंगा। आप देखते, हमेशा देखते कई लोग कहते हैं अपनी जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं जाति को मजबूत कर रहा हूं, उनको एकजुट करके आप सबके बीच लाके। मैं तो चाहता हूं कि आपका हमारा सामंजस्य बने। मैंने तो नारा दिया था, जय में जाट मुस्लिम मेघवाल मीणा माली, ये नारा दिया था मैंने राजस्थान। अगर इतनी कौमें एक हो जाए तो 150 सीट आ जाएगी राजस्थान। देखिए, मैंने आपको बता दिया, बिना मुसलमान बिना दलितों के तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान के अंदर नहीं हो सकती। और कांग्रेस अगर जिंदा है स्टेट के अंदर तो सबसे बड़ा मुसलमानों का सहयोग। मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर 18 और 20 बार कहा था कि आपको सिर्फ अगर ताकत मिलती तो सबसे बड़ी ताकत मुसलमानों से मिलती, जो कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा तैयार है। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे इस रण के अंदर, इस संघर्ष के अंदर जिता के भेजोगे तो निश्चित रूप से आपकी कौम का कैसे विकास हो, कैसे हमारा मुसलमान इस मुख्य धारा के अंदर जुड़े, हमें भूलना नहीं चाहिए। जब देश को आजादी दिलाई थी तो हिंदुओं के साथ मुसलमान भी अंग्रेजों से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहा था। आज भी बॉर्डर पे सैकड़ों शहादतें आप देख सकते हैं। नागौर के अंदर कई शहीद मुस्लिम समाज से हुए, कामखानी समाज से, दूसरे मुसलमानों के जो दूसरी जाते हैं उनसे, और हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी भावनाएं कुछ और बनाने के लिए कुछ लोग करके अगर इस तरह बदनाम करने की कोशिश मुस्लिम समाज को करते हैं, तो हम हमेशा आगे खड़े। आपको एक बयान मेरा देखा होगा कि जब मदरसों की जांच का आदेश आया कि मदरसों की जांच करो, तब राजस्थान में पहली बार अगर किसी नेता ने आवाज उठाई कि बिना मतलब के मदरसों की जांच करके मुस्लिम समाज में किसी तरह की अंगुली उठाई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तैयार हूं बस, और मैं तैयार भी हूं और मैं समझदार भी हूं। नागौर का चुनाव आया, बीजेपी को हराने के लिए मैं आपको भी मजबूत कर रहा था और मेरी पूरी टीम आपके साथ लगी थी, लगी नहीं लगी? तब थोड़ा सा मामला अलग तरीके से डिस्टर्ब हो जाता, पॉलिटिक्स चलता रहता। लेकिन मैंने यही प्रयास, मैं तो चाहता हूँ आपके समाज के बच्चे आगे बढ़े। मैंने कोशिश भी की, खूब टिकट पिछली बार भी दिए, दुर्भाग्य से विधानसभा के अंदर नहीं, अभी समय लगेगा, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर तीसरे मोर्चे की परिकल्पना लोगों ने नहीं की। मुझे याद है जब 98-99 के अंदर में आया था यूनिवर्सिटी छोड़ के, तब एक हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेता था। मैं पहली बार एसपी ऑफिस, जब ये मुराद भाई बैठे, एसपी ऑफिस पीछे होता था, एक बार मैं 150 लड़के लेके अंदर चला गया तो हड़कंप मच गया कि अंदर घुस गया और एसपी को नहीं पता नहीं कुछ। बोले वैसा होता ना भाई, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि इस तरह अंदर भी घुस सकते नागौर, वो मैंने ही सिखाया एसपी ऑफिस के अंदर भी कोई व्यक्ति कैसे घुसता है। और उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ गई, जब चाहे आईजी को लाए, डीजी को लाए, कमिश्नर को लाए, कलेक्टर को लाए, मंत्रियों को रोडों पे लाए, और नेताओं को गली गली घुमाने का काम भी मैंने ही किया नागौर जिले का। नेता मिलते नहीं थे, आराम करते थे, उनका आराम हराम कर दिया मैंने नेताओं को। तकलीफ तो मुझे भी पड़ी, क्योंकि मैं भी तो आप कब सोता हूँ कब उठता हूँ मुझे खुद को ही नहीं पता। आधी बार तो ऐसे ही चलते नींद के अंदर। लेकिन प्रयास किया, उसका परिणाम ये हुआ
कि नया नेतृत्व राजस्थान को मिला। अब आप देखिए कि छोटी उम्र के कितने विधायक राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। मैं कोई बुजुर्गों के खिलाफ नहीं, बुजुर्गों के बिना हम नहीं चल सकते, इनके आशीर्वाद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन जब तक नौजवान नहीं आएगा तब तक क्रांति नहीं आएगी। हमें क्रांति की आवश्यकता। पूंजीपति किस तरीके से आगे बढ़ रहा है बताओ? पैसे वाला तो पैसे वाला होता ही जा रहा है, और गरीब है वो खाली कोई नरेगा, कुछ सरकार की योजनाएं, उनका लाभ उठा के सरकार हमें ठगी करती। हमने आपको ट्यूबलाइट दे दी, हमने आपको 500 रुपए दे दिए, 700 दे दिए। हमारे स्वाभिमान के ऊपर इससे ज्यादा क्या चोट होगी? हमें रोजगार दो, नौकरियां लगाओ, सरकारी नौकरियां ऐसे रोजगार दो कि हमें कहीं जाना नहीं पड़े। आज हस्त औजार के मामले के अंदर अगर नागौर वर्ल्ड में फेमस है तो मुस्लिम समाज की वजह से सारा देश का हर कोई काम, संगमरमर, मार्बल, आप देखिए आगरा का जब ताजमहल बना, किस तरह उस ताजमहल को बनाया, विश्व के एक 7वां 8वां आश्चर्य के रूप में उसको देखा जाता है। तो हर वर्ग के अंदर मुस्लिम समाज ने अपनी मेहनत की, और आज भी 24 घंटे मेहनत करते हुए नजर आते हैं, सड़क से लेकर जहां तक देखो। और जो कह देते हैं वो करते हैं, और हाँ बढ़ते हैं वो करते हैं। तो मैं तो हमेशा आपके समर्थन में रहा। कई तरह के लोग ऑडियो वीडियो चलाएंगे, आप ज्यादा उनकी परवाह नहीं करना। कई हमारे भी चलाते रहेंगे कि हनुमान जी तो दरगाह में चले गए, और पहले ही चला गया था दरगाह। और हनुमान जी क्या चला गया? नरेंद्र मोदी खुद ही चला गया था, मैं तो जाता ही हूँ भाई, सारे ही जाते हैं। देखिए नेता जो बन जाता है और वो पद पे वो रहता है, वो सबका होता है। ये जो पॉलिटिकली इस तरह की बातें करके धार्मिक भावनाओं के अंदर लोगों को भड़का के भाई भाई को लड़ा, कोई ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। और आज देश का लोकतंत्र खतरे के अंदर है। इस लोकतंत्र को बचाना होगा। जो भी बोलेगा वो जेल जाएगा। केजरीवाल 3 बार सीएम बन गए, मोदी कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बगल में थोड़ी देर केजरीवाल का बंगला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास। वो तो तकलीफ यही है कि दिल्ली में रोज उठते उसकी खबर छपती है, उसकी भी छपती है। रोज कैसे डाल दो जेल में। झारखंड वैसे नहीं जीत पाए, डाल दो जेल में। सरकार नहीं बनी, गिरा दो। तेवी सरकार गिराई करती, तेवी सरकार गिराई। मैं नहीं करा, सरकार पहले नहीं गिरी, लेकिन इस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो हुआ वो पहले नहीं हुआ। लोग मेरे पर आरोप लगाते नहीं। मैंने कहा भाई ईडी सीबीआई को भेजो तो सही, मेरे पास पता लग जाएगा ईडी सीबीआई को हनुमान जी के पास क्या मिला। इन चीजों से पहले ही मुझे 20 साल मैं सारा तैयार होकर तो आया हूँ लड़ने के लिए। 20 साल पहले सारी तैयारी करके और आपके लिए लड़ने के लिए आया हूँ। और मोदी अमित शाह का अगर भाषण बजट का किसी ने रोका और राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका, नागौर का सांसद था जिसने रोक दिया इस लोकसभा को। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने मुझे भेज दिया तो 5 साल उन दोनों की छाती पे मूंग दलूंगा। ये मेरा बाकी कोई साथ लड़े मिले मैं तो तैयार रहता हूँ। मैं ये भी नहीं रहता है मेरे साथ कुछ खड़ा भी है, अकेला ही शुरू हो जाता हूँ। आप देखते हैं, और मैं आपके लिए लड़ता हूँ। मैं नागौर शहर में रहता हूँ। क्यों सर लोग ये भी बात कहते हैं कि साहब रहते तो नागौर में वोट हम डालते हैं। बात भी सही, मैं तो सेवा तो आपकी करता हूँ। वो 25% आते, 75% तो शहर के लोग आते हैं, और मैं शहर के लोगों को परेशान कब करता हूँ बताओ? वोट के लिए तो कभी कभार आपको कहता हूँ कि वोट दो। अब की बात है, खुद वोट मांग रहा हूँ। मेरे पिताजी ने भी आपकी सेवा की। वो तो शायद मुसलमान मालियों के अंदर उस समय हमारे समाज के लोग कम रहते, 57, 58, 59 की बात है। वो तो हर मोहल्ले घर के अंदर जानते थे ये उनका पोता है, उनका बेटे। यहाँ बैठे ज्यादातर लोग जानते हैं। बाथनी से जैसे चेयरमैन साहब वगैरह आए, बात थी कुमारी नागौर के अंदर हाजी उस्मान साहब और मेरे पिताजी का जो प्रेम था, धर्म भाई थे, धर्मेला था, तो सब पूरी दुनिया जानती है। हम आपके लिए हमेशा तैयार थे, तैयार रहेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब की बार इंडिया गठबंधन सत्ता के अंदर आएगा, ऐसा लग रहा पूरे देश की जनता जाग चुकी है, इन ठगों को पहचान चुकी है पूरे देश की जनता। इसलिए इस बार वोट होगा, और कम से कम मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, कोई भी परिस्थिति रहे, यहां विकास नागौर के अंदर कराएंगे। आपने मुझे देखा होगा कि कितना टाइम हमने इंडिया में बिताया बताओ। गए, कोविड आ गया, और कोविड में 50 लाख लोग मरे। ये तो मुद्दा विपक्ष नहीं बना नहीं सका था। और क्यों मरे 50 लाख? कि पहली जो फ्लाइट आई थी केरल के अंदर
जो मरीज कोविड का था, उस समय इंटरनेशनल फ्लाइटों पे रोक लगा देते, तो कोविड इससे नहीं फैलता। तब कंपटीशन के अंदर नरेंद्र मोदी ने, मैंने भाषण सुना था उनको उस समय, वो बोले कोरोना नहीं आएगा देश पर। तो मोदी साहब आपकी सीधी बात हो गई क्या ऊपर? हाँ, भारत में नहीं आएगा कोरोना, और कोरोना है तो सारे भाग गए, आज तो भर्ती हो गए, कोई कहते हम भी तो भर्ती हुए, तो 50 लाख लोग मरे। और दूसरी बार जब कोविड आया था तब एक हनुमान बेनीवाल था जो नागौर के अस्पताल के आईसीयू वार्ड तक गया, वहां बैठक ली। मैंने कहा ऑक्सीजन के कितने सिलेंडर आ रहे हैं? उनका साहब 80, आवश्यकता कितने की है? 400 की। शाम तक 400 सिलेंडर मंगाए नागौर के अंदर, वही बैठा रहा। पहली बार कोविड हुआ था, लेकिन जान की परवाह नहीं की मैंने, जैसे दूसरे नेता मैदान छोड़ के भाग गए। जो एक कैंडिडेट आपके सामने बीजेपी से लड़ रही है, इसको पूछो, जब देश का किसान तकलीफ में था, कोविड काल, जवान, आप किस समय आई? आप तो अपना बजट खर्च करना ही भूल गई। 5 करोड़ रुपए जो एमपी का, हर एमपी का खाता खुलता है अलग से। मेरे से पहले सीआर चौधरी का खाता था, उससे पहले ज्योति मिर्जा का था, उससे पहले दूसरा खाता था। तो जैसे मैं सांसद बना, मैंने कहा ज्योति मिर्जा काम कहीं तो अधूरा छोड़ के चेक करो, तो खाते सारे जब मैंने इकट्ठे कराए तो पिछले वाले के भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ निकले, और ज्योति के 5 करोड़ रुपए मैंने खाते फिर इनके बंद करा के, और सारा पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर करा के, और आज मेरे खाते में 1 पैसा भी नहीं, कितना 1 पैसा भी, सारा खर्च कराया आपका। दरगाह के अंदर कुछ पैसा देना था, मैंने कहा बड़ी मैं देना चाहता था, इसमें लास्ट में हमारा पैसा कट गया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कहने की आवश्यकता नहीं। दरगाह पर तो वैसे ही ये हमें मजबूत करने वाले हैं, हम तो यहाँ ज़ियारत करके इनसे इन दुआ के लिए आते हैं। और तो यहाँ कैसे काम करना, कैसे नहीं, मैं आपको विश्वास देता हूँ। दरगाह क्षेत्र के अंदर, पूरे क्षेत्र में, पूरे नागौर का अपना जो शहर है, ये 2 रोड जो बन रही है आपकी, ये पुल जो बन रहे हैं, फ्लाईओवर और बन रही है, अटियासन से आपकी वापिस नागौर की तरफ रोड, फिर मानासर से ये जाएगी जहाँ बाईपास है, पुराना अपना बाईपास लेके कच्ची मंडी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में अगर दिल्ली के पैसों की सड़कें कहीं बन रही है, तो नागौर शहर ही है, जो गडकरी जी से मेरे संबंध है व्यक्तिगत, वो पैसा मैं लेकर आया। जिले के अंदर इतने आरओबी आरयूबी फ्लाईओवर बना दिए, बन रहे, काम चालू है। तो शायद दूसरे जिलों का ये तकलीफ भी कई लोगों को थी, ये काम कैसे करा, लोगों ने काम रोका। मेरा 100 करोड़ रुपए माइनिंग का फंड पहली बार देश के किसी जिले के अंदर हुआ होगा कि 100 करोड़ रुपए लाया, और पंचायतों को एजेंसी बनाई। कई लोगों का नहीं, मैंने कहा ग्राम पंचायत काम करेगी या नगर पालिका करेगी, इस तरह उनको सरकारी एजेंसियों को नहीं देगा दूसरों को, क्योंकि चुनाव प्रतिनिधि हमारे ही है। जितना मैं प्रयास कर सकता हूं, मैंने प्रयास नागौर 4 केंद्रीय विद्यालय देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में नहीं है, सारा हड़कम मच गया बीजेपी के अंदर। अरे यार वो 4,000 वो तो बीजेपी के अंदर है नहीं, उसके 4 कैसे हो गए? करवा लिए मैंने। तो ऐसे ही चलता है सब जगह, जो होशियार होता कर रहा था, भोंदू बैठा था, बीजेपी करता था, बीजेपी कैसे बैठे लगे। 4 केंद्रीय विद्यालय अपने खुल रहे, खीव सर, बीडवाना, मेड़ता, परबसर। केंद्रीय विद्यालय में कितना फायदा होगा बताओ? बच्चे, हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जाएंगे तो कामयाब होंगे। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है। आपके कपास का मैं लाया, एक आपका एक अस्पताल और लाया दिल्ली का, CRF की रोड है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो रोड है, तो देश में सबसे ज्यादा नागौर को 400 किलोमीटर सड़क इंडिया में पहला संसदीय क्षेत्र है। टंगस्टन की जो बंद पड़ी माइंस थी मेड़ता के, ये डेगाना के अंदर, मैंने उसको चालू कराने के लिए सर्वे कराया। तब सर्वे में ये बात आई कि लिथियम के भंडार मिलते थे। हनुमान बेनीवाल ने कराया, क्यों मेरे से पहले नेता नहीं थे क्या? हम कहां गए थे बताओ मुझे? वोट तो हर बार देते हैं आप लोग। एक व्यक्ति ने प्रयास किया, उसने आराम नहीं किया, उसने विदेश यात्रा ही नहीं की, उसने खुद के घर को आगे नहीं बढ़ाया। लोग कह रहे साहब आपका ऑफिस बन रहा है, और तो मेरे का 2-3 करोड़ का लोन भी तो लिया मैंने, वो भी था यार, तो नहीं बनाया। कोई व्यक्ति ये कहते कि मैं देश में हनुमान जी के पास गया और उसने हमसे हिस्सा मांगा। नेताओं की आदत क्या है, काम लेके जाओगे ना, पूछेगा अच्छा ठीक है ये काम कितने का है? कि साहब मेरा भुगतान है 3 करोड़ का। अच्छा 3 करोड़ का भुगतान आपका कराना, ठीक है करा दो। कैसा करना? उससे मिल लो, पीए मिलता है 50 लाख उसको। साहब मेरा एक काम है, मेरा एजेंसी खुल जाएगी अगर आप फोन करोगे। अच्छा फिर कमाई कितनी होगी? साहब 25 लाख रुपए महीने की। ठीक है मेरे भतीजे को रख लो, मेरे भांजे को रख लो, मुझे ये दे दो वो दे दो। एक घर ऐसा है जब कोई भी आ जाए, ज्यादा तो मेरी हैसियत नहीं पैसे के अंदर, आप जानते हैं सारे,
लेकिन कोई आ जाए साहब मेरे तो 1,50,000 रुपए तो चाहिए, मेरी जो जिंदगी भर कहीं से छीन के लाऊं या कहीं से दूं, उसको दे के भेजता हूँ, घर से खाली नहीं भेजता। पॉलिटिक्स के अंदर रहते नेता तो जेब में हाथ ही डालता है, सब दूसरे लोग देखते जैसे मंदिर में काम ही जाए पीछे देखेंगे एक मैं हूं जो सीधा हाथ डालता हूं। कभी आदत नहीं रही ना हमारी। मेरे पिताजी भी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, आपने देखा था कितने सादे व्यक्ति थे। उनको मजा आता था कि मेरे घर पे लोग आए, 100-200 लोग खाना खाए, चाय पिए, बात करें। उनके मन में तो बहुत संस्कार हमारे अंदर आए ईमानदारी के। तो जिनके माँ बाप अच्छे थे, जिनके परिवार अच्छे थे, उनके ही बच्चे अच्छे होते हैं। और जो गंदे संस्कार के लोग होते हैं उनको कितने बड़े पद में बिठा दो, वो गंदगी पैदा करें। मैं बता रहा हूँ कोई से भी समाज हो उसकी स्थितियां यही। आज लोग आर्थिक क्योंकि भाग रहे पैसे की तरफ, अंधाधुंध भाग रहे हैं, पैसे वाला। फिर पता लगता है शादियां कर लेते थे तो बहुत बड़ा पैसे वाला, फिर पता लगता है कि 3 महीने बाद बेटी वापिस घर आगे छोड़ दिया, आगे बिल्कुल अड़ा बोल मिलता मामला है ये दुनिया के अंदर। लेकिन अपने को सब इन परिस्थितियों को देखते हुए काम करना, ये तो सामाजिक बात होगी, कोई समाज सुधार की। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं, मैं एक नेता के रूप में मैं चाहता हूं आप सब लोग आगे बढ़ो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेरा एक भाषण आपने सुना होगा, मैंने ये भाषण दिया था कि राजस्थान के अंदर जाट, मुस्लिम, मेघवाल, माली, गुजर, यादव और मीणा हमारी आबादी है 80% और हमारा हाईकोर्ट का जज नहीं है। ये 3 बार भाषण दिया। ये मेरे भाषणों का ही परिणाम है। एक मुस्लिम जज मिला और एक मीणा जज मिला राजस्थान को। ये बात बोलने का अंदर दम नहीं है लोगों के अंदर। कभी जाति का नाम लेते लोग डरते हैं, मैं जाति का नाम लूंगा मेरा टिकट कट जाएगा, वोट जाति का लेंगे। अरे साहब मैं तो आपकी जाति का ही हूं, आपका भाई हूं, और वहां जाति तो हाथ खड़ा वही करना जो पार्टी बोलेगी। एक व्यक्ति जिसने पार्टी की परवाह नहीं की वो वसुंधरा राजे, जिसका कितना बड़ा जलवा राजस्थान के अंदर था। ये अभी जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं ये उस समय कांग्रेस में थे, लेकिन हर 15 दिन में वसुंधरा का पैर छूने के लिए पूरा परिवार जैसे फेरी करने जाते हैं ना, वो सारे जाते हैं पैर छूने के लिए। मां को ध्यान रखिए मैं थरा ही था बड़ा, लेकिन गिरफ्तार नहीं के लिए करूंगा। तो तभी तो बदल रहे पार्टियां। क्यों बदलेगा पार्टी को, आदमी बताओ मुझे भाई। आपने तो हमेशा उनको दिया, 9 के अंदर मिले क्या है ज्योति मिर्दा को, रूपाराम जी थे, 3-4 लोग और थे। मैं बीजेपी में था, मैंने बीजेपी की लड़त निकालनी है तो मैंने 9 के अंदर कांग्रेस की सपोर्ट की, इसको जिताया। उसके बाद हालात आप देखिए, जो लोग साथ थे उन्हीं का शिकार करना शुरू कर दिया। भीलवाड़ा में रूप जी को तंग किया, हमारे को किया, आपको किया, जो थे वो चले गए, नए लोगों के साथ अटैचमेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात मिले ही नहीं वापस, कोई फोन नंबर नहीं, कोई अता नहीं, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, और फोन पे सीधी बात कर भी नहीं सकते। उनका पीए मैसेज देता है, अगर नागौर का चेयरमैन हो उनसे बात करनी हो, उनका पीए कहेगा कि मैम साहब का, मैडम का ये मैसेज है। आप बताओ यार, हमको गुलाम है क्या सब लोग, सीधी फोन पे बात भी नहीं कर सकते क्या? हाँ मैं सब फोन नहीं उठा पाता, हजारों फोन आते हैं, लेकिन जो सेव नंबर और दूसरे फोन जहां भी करता हूँ बात तो खुद करता हूँ, मेरा पीए थोड़ी करता है बात, वो खुद ही करता हूँ। साहब मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एक ही दिन में सारा ही सुधार दूंगा। सदियों के अंदर आपने देखा कि ये व्यवस्थाएं बनी, व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी आए और उनकी पूजा हुई जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ा। उनको ही याद किया गया, शहीदों को याद किया गया। क्या देश में कोई पूंजीपतियों के नारे लग के तिरंगे में शव थोड़ी जाता उनका? शहीद का शव तिरंगे में जाता है, उसको लोग याद करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने राजनीति के अंदर बहुत बड़ी सादत दी। 2003 में अगर मैं वसुंधरा के हटाजोड़ी कर लेता, जीत जाता, मंत्री बन जाता मूडवा उस समय, फिर पाला बदल के कांग्रेस से बन जाता, फिर बीजेपी से बन जाता, फिर वापस 5 बार मंत्री रह जाता और फिर कहता कि सारी पार्टियां बेकार है, अलग से पार्टी बना लो। कर सकता था नहीं कर सकता था? मैंने कभी भीख नहीं मांगी, आज तक ये नहीं कहा कि मेरी झोली भर दो पैसों से। वोटर जरूर मांगी, लेकिन 100 रुपए का चंदा नहीं मांगा। अपने मन से किसी ने मदद कर दी, ठीक है। मैं देखता हूँ सारे नेताओं को, अरे क्राउड फंडिंग किस तरह पार्टियां करती है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला था, किस तरह डरा धमका के चंदा लिया गया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी के अंदर 100 रुपए का भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला नहीं है, 100 रुपए का। इससे अंदाज लगा लो आप। इसीलिए अमित शाह और मोदी के खिलाफ अगर कोई मोर्चा खोल सकता है और मजबूती से बोल सकता है, वो आपका सांसद है, आपका नेता है।
तो मजबूती से आपके समाज की रखवाली भी करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाईचारा तो हमारा रहेगा ही कामयाबी। तो भाईचारे के लिए नागौर को जाना चाहता है, छोटी मोटी बात भी हो जाती है तो 15 मिनट में अपन बैठ के आपस में सेटल कर लेते हैं, हो जाता है। करने वाले लोग फितर की लोगों को करवा देते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए मेरे से जो भी बन पड़ेगा, आप 5 आदमी तय कर लेंगे, वो आपका हर काम होगा, मेरे हाथ में होगा वो भी होगा, और मेरे हाथ में नहीं होगा उसको भी प्रयास करके करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके समाज के बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे, हमारी बेटियां पढ़े लिखे आगे आए, क्योंकि आज का जो युग है वो 21वीं सदी के अंदर जब तक हम पढ़ लिख के मुख्य धारा में नहीं आएंगे तब तक मजा नहीं आएगा साहब। बच्चे पढ़ लिख के नौकरियों के अंदर जब आएंगे तो अपने आप सारा काम ठीक हो जाएगा। वक्त लग सकता है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं 3 से लेके 98 से पिताजी की डेथ हुई, टिकट मिला, फार्म खाट करवा दिया बीजेपी के लोगों ने, टाइम पे सिंबल नहीं किया। 98 से 23 का संघर्ष, 25 साल का संघर्ष, पूरी जवानी आपके लिए समर्पित कर दी। नहीं तो नेता तो जवानी में क्या करते हैं आप जानते हो, कितने बदमाश होते हैं नेता सारे। एक नेता ऐसा है जो भूखा पैसा आपके लिए घूमता रहा, आपके बीच रहा, दुख तकलीफ में छोड़ के नहीं गया और हर समय मिला, और पुकारा आया, जीत दिला के गया, पीठ दिखा के नहीं भागा इस देश और प्रदेश के अंदर, हमेशा आगे खड़ा रहा और बड़ी से बड़ी ताकतों से लड़ा, बड़े से बड़े माफियाओं से लड़ा, उनको सरेंडर करवाया। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम नागौर के हमारे मुस्लिम समाज का कि आज आपने परसों की रैली के अंदर भी, आज रमजान का पवित्र महीना हमारा चल रहा है, उसके रोजा रखने के बावजूद भी लोग रैली के अंदर आए, और आज जो समर्थन आपने दिया, वैसे तो पहले दिन से आपका समर्थन था, और जैसे ही अलायंस हुआ, अलायंस से पहले ही आप लोग कहने लगे थे हनुमान जी कांग्रेस से अलायंस करें, और आप देखिए सूफी साहब की कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, बढ़ते बिगड़ते, क्योंकि जब अलायंस होने लगा ना तो कई तरह के लोग ऐसे भी थे, उनको लगा कि हनुमान जी का अलायंस हो गया तो हमारी दुकान बंद नहीं हो जाएगी, तो बाकी बात भूल गए, बोले अलायंस को तोड़ दो, सब आ रहे तो आगे बोले अलायंस को तोड़ दो। लेकिन मैंने सहम रखा, मैंने कहा अलायंस होगा, और मैं नागौर में ही नहीं, कम से कम 10 लोकसभा 15 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के प्रचार में राजस्थान में जाऊंगा, और बाहर भी आवश्यकता पड़ती है बाहर भी जाऊंगा। तो ये आपकी दुआएं थी, अलायंस हो गया, और एक बार फिर नागौर डूबने से बच गया। अगर अलायंस नहीं होता, ट्राइंगल वही फिर होता। इस बार इतने परेशान आपको करते का अंदाज भी लगा, तो अभी धमकियां देने लगे। हमारे जाकिर हुसैन साहब को धमकी दी, बताओ, ज्योति के पास में लड़का बैठ के फोन मिला के कहता है, आपने देखा होगा, वो तो सुना आपने, कोई नहीं बोला। मैंने जाकिर साहब को टेलीफोन किया, मैंने कहा कोई बात हो रही, बोले बात हो गई, लेकिन अरे मैंने कहा तो कोई आपकी पार्टी के लोग बोल क्यों नहीं रहे, तो बोले साहब सब व्यस्त हो गए होंगे। मैंने डीजी से बात करी, मैंने कहा लड़के को आप ला रहे हो या फिर हमारे तरीके से बात कर रहे हो, बोले साहब ले आएंगे। और जैसे पुलिस की गाड़ियां कर गई, सारे भाग गए, और घर वाले बोले तूने किससे पंगा ले लिया, जल्दी जल्द पुलिस लाके 10 बीस फटे लगाए। उसके बाद क्या होता है, माफ कर दिया, माफ तो करना ही पड़ता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, जो लोग चुनाव जीतने से पहले दादागिरी करने लग गए, अगर जीत गए तो मतलब आम आदमी को परेशान करेंगे, बाकी तो उनके क्या तंग तो करेंगे ना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तंग करने वाला होता है, एक सबको साथ लेके चलने वाला होता है। मैं आपके बीच जो बात करके जा रहा हूँ, ये बात वही है, जब घर पे पूछना, जयपुर दिल्ली जाओगे तो वही बात, जो हनुमान जी जो बात की उस बात पड़ी। एक नेता वो होता है जो चुनाव में आएगा, कई लोग होते हैं ग्लिसरीन डाल के आंखों में आंसू और रोते जो कह रहे बापड़ा ने जीता हो मर जाए, तावड़े पड़ी हुई ने 6 नाल तो करते थे। हमारे इकबाल जी हमेशा रोते थे, नाको है 6 नाको मर जाए, फिर वही बात। तो देखो मेरी कत्ती करने में कोई अंतर नहीं, और अगर मेरे अंदर कोई खोट होती तो वसुंधरा ने 13 मुकदमे दर्ज कराए थे मेरे ऊपर, 40 से ज्यादा आज तक दर्ज हो गए, सब खत्म हो गए, सजा भी हुई आपके लिए लड़ते हुए, लेकिन ईश्वर की कृपा थी मेरी आपके लिए लड़ते हुए। और मामले के अंदर पाक साहब भगवान की कृपा से, सूफी साहब की कृपा से मैं निकल के और आपके बीच आया हूँ। मुझे ईश्वर ने लड़ने के लिए भेजा है कि नागौर का नाम मैं देश में रोशन करूं, मेरे भाइयों के लिए लड़ूं,
आप सबको एकजुट रखूं और आप सबको सत्ता की भागीदारी के अंदर सम्मिलित करूं, ये मैं प्रयास करूं। मैं तो कभी सत्ता में शामिल हो जाता। आज मैंने 15 साल के अंदर कितने नेता तैयार किए राजस्थान के अंदर, बताओ आप। हाँ ठीक है, मुझे छोड़ छोड़ के भाग रहे, वो अलग बात है भाई। छोड़ के तो ऐसा सृष्टि का नियम है। देखिए आप हमारे आपको थोड़ा सा अलग है, हमारे 7 फेरे लेके आते हैं। आज तो धड़ाधड़ भाग रही तो जो 7 फेरे लेके आए वही भाग जाती, तो 7 वाले भागने में कोई नई बात नहीं। अब तो कलयुग है। कलयुग के अंदर एक ही चीज है कि जो सबसे खास होगा और जिसका सबसे ज्यादा काम करोगे वही खिलाफ होगा सबसे। ये मैंने तो देख लिया, इसलिए मैं किसी एक को खास नहीं रखता, मेरे सारे ही खास हैं। और किसी एक कहने से नहीं चलता कि हनुमान जी काम करने एक की तो चौहान साहब तो आते हो ना वहां, क्या मेरा कोई खास है क्या अलग से? आप मुझसे खास हो। तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, आपने जो मान सम्मान किया और अल्प सूचना पे मेरी भी इच्छा थी। परसों मैं रात को आ रहा था, लेट हो गया, कल मैं यहाँ गैर करके गया और आज मेरी इच्छा थी कि एक बार दरगाह के अंदर मैं धोख लगाऊं, हाजिरी लगाऊं, मेरी दरगाह के अंदर माथा टेकूं यहाँ पे। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मान सम्मान किया। शहर की जो भी आपकी समस्याएं मिल बैठे उनको निपटे। आपको लगेगा इस बार मैं नागौर शहर में पिछली बार ही मैंने ध्यान दिया, खूब सारा बजट आ गया, काम चालू हो गया, समय लगेगा उसके अंदर, प्रोसेस होता है, आप जानते हैं। कई ठेकेदार रोड ठीक नहीं बनाते तो मैं उनका पीछा करता हूँ, तो उस रोड को ठीक कराने के लिए ये भी मुझे ही करना पड़ता है। उस गोगलाव रोड से बहुत नेता निकलता है, कलेक्टर भी निकलता होगा, लेकिन वो ये नहीं कहता ठेकेदार रोड ठीक नहीं। मैं निकलता हूँ, रुकता हूँ, कमेटी बनाओ, भेजो, रोड को ठीक कराने का काम करता हूँ। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा तो सिर्फ आपकी ही चिंता करेगा। इसलिए कभी कभार आप मेरी चिंता कर लो, फिर मैं धीरे धीरे काम निकालता रहूंगा, प्रयास करता हूं। और अब की बार जो उत्साह आपके अंदर है, जाट समाज में इतना ही उत्साह है जितना मुस्लिम समाज में। आप चिंता मत करना, जब वोट खुले जब देखना 5-4% वोट तो जाट समाज के कोई ज्योति मिर्जा चले जाए, उसका तो मैं नहीं कह सकता भाई, इतना तो खिलाफ हो जाता है। बाकी 95% करेंगे पोलिंग सब जगह, और मुस्लिम इतनी करेंगे, दलित भी इतनी करेगा। इस बार तो माली समाज का भी मानस जिले में, गुंजर समाज का भी, और ओबीसी और सर्व समाज का भी, सबका मानस ये है कि हमें लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। हमें लोकसभा में जाके कोई सो जाए या एब्सेंट हो, दिखे ही नहीं, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। नागौर का मान कैसे बढ़े, हमारा कौन है योद्धा जो लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए नागौर का सर्व समाज ये चाहता है कि हनुमान बेनीवाल को वापिस दिल्ली भेजें। ये आप लोग चाहते हो, और मुझे पता है कि आप भेज के ही मानोगे। और कितने वोटों का जीत होगी वो तो कंपटीशन हो गया इस बार। तो सुनो पहले बात, तो क्योंतर में मैं क्या 2000 वोट से जीता ना, तो लोग बहुत राजी हुए, कई विरोधी, बीच में हवा चल गई कि हार गए, हो कैसे निकल के फटाके चला रहे। फिर पता लगा वो हार गए, वहीं गिर गए, अरे गलती हो गई। वो कोई मेरा वोट कम नहीं हुआ था, मैं तो 80-85 हजार लेता था, 2-5 हजार वोट खराब हो गए। कुछ मेरा आदमी तो 2-4 हजार वो लेगा, मेरे साथ रहता था। कुछ समय ऐसा चला कि मैं टाइम नहीं दे पाया इलाके के लिए। फिर भी क्यों की जनता कितनी मजबूत है। आप तो हरिंदर जी को लेके पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे सब प्रमुख लोग, लेकिन मैं तो था ही नहीं। चुनाव तो मैं लड़ रहा था, लेकिन वोट मैं नहीं मांग रहा था, मैं राजस्थान के वोट मांग रहा था। तमाम उन भाइयों जो आरएलपी और एएसपी को उम्मीदवार, उनके वोट की अपील करने जा रहा था। मैं हार भी सकता था, क्योंकि जो लोग लड़ते हैं लोगों के लिए उनको सादत भी देनी पड़ जाती थी। बेहतर सादत उन लोगों ने दी इतिहास के अंदर। लेकिन अब लोग कहते हैं हनुमान जी 2000 से अब की बार हरा लें खींचर में, ऐसे कहते कहते तो कई लोग चले गए ऊपर, 7 तो हो गया, 8 हरा लोगे तो 2000 की जो लीड है ना वो तो जाएगी 70,000 में। कितने पे 60 से 70,000 की लीड तो खींचर विधानसभा से देगा क्या? तो देता ही पहले ही देता, पहली बार 55,000 थी, उससे 20-25 रोज। अब की बार मैं यहाँ हूं ना, मैं अपील करूंगा जाके 2 राउंड ले लूंगा मैं जाके। अब फिर नागौर का जो सब तो कंपटीशन हो गया, कहीं नागौर से क्यों तक पीछे रह जाए तो वो कह रहे फिर तो यार हमें मजा नहीं आएगा, नागौर के बराबर चलेंगे, नागौर से आगे चलेंगे। जाहिल वाले कह रहे हम आगे चलेंगे, डीडोना वाले कह रहे हम आगे चलेंगे, लाडनो वाले कह रहे हम कम नहीं होंगे, और मकराना कह रहा हम 1 नंबर पर रहेंगे। कह रहा सुनो मेरी बात। और नामा वाले ये कह रहे हैं, जब मैं पूछा वहां पे इलाके से, तो नामा वाले कह रहे हैं भूल जाना कि बीजेपी का गढ़ है, इस बार बीजेपी को घर बिठाएंगे और आरएलपी कांग्रेस को उम्मीदवार को 15,000 से आगे लाएंगे। ये नामा की आवाज है। इस बार रिजल्ट आप देखना,
कि 8 विधानसभा क्षेत्र में आप इसी तरह अपने चुनाव के अंदर इतना भी ध्यान रखना अपने सबको कि चुनाव की शुरुआत हुई है, अभी कई तरह की बातें आएगी, कई तरह की अफवाहें फैलाई जाएगी, हमें इन चीजों से सावधान रहना है। कल कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, मतलब अपने पक्ष से मिलेगा, चिंता मत करो आप, जो है अपने कैंडिडेट के खिलाफ मिलेगा तो अपने पक्ष से होगा ना, तो मिलेगा, इंतजार करो दिन तक। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इसी तरह पोलिंग आपको उतनी करनी है जितनी विधानसभा चुनाव में करी थी, पोलिंग कम मत करना, है ना। तो एक रिकॉर्ड इस बार आप बना दो, क्योंकि मैं तो पहली बार आपके बीच अब की बार ढंग से अनाउंस करके अब की बार आया हूँ। सही मुसलमान मुझे वोट देना चाहता है, लेकिन मेरा कहीं के अनाउंस गड़बड़ हो जाता तो फिर पार नहीं पड़ा। वो चिन्ह तो कहते हैं हनुमान जी वाला चिन्ह तो ठीक है अपने जैसा ही, लेकिन क्या करें इसका, फिर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, बीजेपी को वोट देने से कतराते हैं। लेकिन अब तो लड़ाई में लड़ रहा हूँ, मैं राजस्थान के अंदर भी जाऊंगा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, आप चिंता नहीं करें। और आपके विकास के जो भी काम है मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यहाँ के भाई शेर मोहम्मद जी पार्षद, शौकत साहब बासनी हमारे नेताजी, खुर्शीद साहब, कुमारी सरपंच साहब, रईस भाई साहब मास्टर जी, सदाकत जी हमारे सदाकत जी सुलेमानी उप सभापति, बाबू भाई जी लोहार, बाबू भाई जी चुनाव लड़े थे ना, थोड़ी गड़बड़ होती आगे लड़ लेंगे, क्या दिक्कत, जवान है अभी। मुमताज खान ताक सरपंच साहब, पीर मोहम्मद साहब वकील साहब, नजीर साहब हमारे जो अच्छा भाषण दिया नजीर साहब ने, सरदार नजीर साहब पूर्व चेयरमैन साहब, सरदार भाई साहब सरपंच साहब बासनी, मुराद खान जी, जावेद भाई जी गोरी जो अच्छे वक्ता हैं, जावेद गोरी जी, बात सरपंच साहब, तारिक दिलवाली, इकबाल भाई बासनी, इकबाल भाई पुराने साथी मेरे, हमीद भाई जी गोरी, मकबूल जी अंसारी, चांद जी लोहार, हमीद खिलजी, अनवर भाई चौहान, अकबर भाई किंग, हो गया नाम। बच्चे अगली मीटिंग में और इन लोग घूमते ही रहूंगा। सम्मानित मंच है, हाँ कर लेंगे एक बार। और मुराद भाई मुराद भाई पुराने प्रेमी हमारे पारिवारिक में